test of the atomic bomb in the New Mexico desert. 16 जुलाई 1945 को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट किया। Never before had such an enormous amount of destructive potential been released. 3 हफ्ते बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। So this was the first real opening salvo of the nuclear arms race. 80 साल बाद 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। रिसर्चर्स का अनुमान है कि दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। इस ग्राफ में दिखने वाला हर एक डॉट 10 परमाणु वॉरहेड को दर्शाता है, जो या तो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, या स्टोरेज में हैं, या रिटायर हो चुके हैं। तो इन देशों को ये परमाणु हथियार कैसे मिल गए और बाकियों को क्यों रोक दिया गया? I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसकी जगह शीत युद्ध ने ली, तो परमाणु हथियारों का विकास उनके विनाशकारी असर को और बढ़ाने पर फोकस्ड हो गया। So there are 2 types of nuclear bomb. A fission bomb, which is where atoms of uranium or plutonium are split, and that releases energy. The energy then can potentially cause a chain reaction. And then fusion bombs, where atoms are fused together, and that's similar to the process that happens in the sun. The bombs dropped in 1945 were fission bombs. From the early 1950s, most of the weapons being built were fusion bombs, and these were exponentially more powerful. इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एटम्स फॉर पीस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था परमाणु विकास को ऊर्जा और शोध के क्षेत्र की ओर मोड़ना। This fission material would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का गठन किया गया, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था बनी। लेकिन परमाणु हथियारों की दौड़ और तेज हो गई, जो अब एक नए आइडिया पर बेस्ड थी: परस्पर सुनिश्चित विनाश। They believed that it was so awful, so terrible, that it could never be used again in conflict. And therefore, this would essentially deter or prevent war. ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने अपने अपने परमाणु हथियार विकसित किए और चीन ने भी सोवियत संघ की मदद से ऐसा ही किया। 1960 के दशक तक ये देश अमेरिका के साथ मिलकर 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन डर इस बात का था कि ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु प्रसार को रोकने के लिए एक समझौता तैयार किया। इसे कहा गया परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT। It basically says that anybody who has tested a nuclear weapon by 1967 is allowed to keep and have nuclear weapons. They're called the nuclear weapon states. And anybody else who has signed the treaty is not. NPT का उद्देश्य दुनिया भर में मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना भी था। The central bargain of the NPT is that those 5 nuclear-armed states work in good faith towards nuclear disarmament. ज्यादातर देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सभी ने नहीं। दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया और 1970-80 के दशक में उसने गुप्त रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन रंगभेद की समाप्ति तक उन हथियारों को निष्क्रिय कर दिया गया। And that still stands out as a pretty significant outlier in the nuclear age, of a state that built its own nuclear weapons and then decided to disarm. बाद में दक्षिण अफ्रीका ने NPT पर हस्ताक्षर कर दिए। 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए, बशर्ते वे सोवियत संघ से मिले परमाणु हथियार त्याग देंगे। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने 1960 के दशक में भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और आज तक नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की निगरानी का अधिकार नहीं है। Israel, India and Pakistan never joined the Non-Proliferation Treaty. So they stayed outside the treaty and they have therefore kept, if you like, a legal loophole to allow them to develop nuclear weapons. 14 मई 1948 को इसराइल ने आजादी की घोषणा की। ये संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के बाद हुआ जिसमें फलस्तीन को विभाजित करने का फैसला लिया गया था। उस समय फलस्तीन पर ब्रिटेन का शासन था।
अगले ही दिन इसराइल पर 5 अरब देशों की सेनाओं ने हमला कर दिया जो उस विभाजन का विरोध कर रहे थे। 1949 में ये संघर्ष कुछ अस्थायी युद्ध विराम समझौतों के साथ समाप्त हुआ, लेकिन तकनीकी रूप से सीरिया और इराक आज भी इसराइल के साथ युद्ध की स्थिति में हैं। Many of its neighbours felt that Israel should never have been formed and continue to think that. So Israel's been in this constant state of hypervigilance, and it's been at war with its neighbours on many occasions. And this led to a exploration of developing nuclear weapons for itself. 1950 के दशक के अंत में फ्रांस की मदद से इसराइल ने डिमोना में एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर काम शुरू किया। इसराइल का कहना था कि ये केंद्र न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए है, लेकिन कई देशों को संदेह था कि इसराइल असल में एक परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई, न कभी इसकी पुष्टि की, न ही खंडन। So officially we don't know very much about the Israeli nuclear program. What we do know is from various leaks and from a former scientist called Mordecai Vanunu. वनुनु डिमोना रिएक्टर में एक तकनीशियन थे और उन्होंने 1986 में एक ब्रिटिश अखबार को जो जानकारियां दी, उससे ये साफ हो गया कि इसराइल के पास एक प्रमुख न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इसके लिए उन्हें इसराइल में 18 साल की कैद हुई और 2004 में उनकी रिहाई हुई। Since the article was published, there is no more any secrets. All the secret was published is in the hand of all the world. And now everybody knows it has nuclear weapons, even though it doesn't say it does explicitly. This does have a effect for it where it gets sort of the benefits of nuclear weapons. The threat is there, but it doesn't necessarily get the consequences of being an unsanctioned nuclear regime. The countries around it, of course, don't like that it has nuclear weapons at all. They consider this total hypocrisy. इसराइल ने अपने विरोधियों को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई भी की है। उसने 1981 में इराक, 2007 में सीरिया और 2025 में ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर हमले किए। भारत और पाकिस्तान, जिन्होंने इसराइल की तरह कभी भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, आज दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। इन दोनों ने ही 1950 के दशक के अंत में अपने अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुरू किए और राष्ट्रपति आइजनहावर की एटम्स फॉर पीस पहल का फायदा उठाया। भारत के मामले में अमेरिका ने उसे परमाणु सामग्री दी और कनाडा ने एक रिएक्टर। फिर 1962 में भारत का अपने पड़ोसी देश चीन से एक युद्ध हुआ। In the case of India, then, they saw China as a major problem in terms of the way in which they saw their security. 1974 में प्लूटोनियम को गुप्त रूप से समृद्ध करने के बाद भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया। India conducted this so-called peaceful nuclear explosion. We are firmly committed only to the peaceful uses of atomic energy. To all intents and purposes, it's the same as a weapons test. But India made the point at the time saying this is not to be weaponized. इस परीक्षण से 3 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था और इस विस्फोट ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। Pakistan then, of course, saw India as its enemy and decided that they needed to get a nuclear weapon. इसने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को प्रेरित किया कि वे अपने देश के लिए गुप्त योजनाएं जुटाएं। वे नीदरलैंड में एक यूरेनियम संवर्धन साइट पर काम कर रहे थे और वहीं से जानकारी चुपचाप पाकिस्तान भेजने में कामयाब हुए। पाकिस्तान के सहयोगी चीन ने भी 1980 के दशक के अंत में परमाणु संबंधी जानकारी दी। हालांकि चीन ने हमेशा कहा कि उसकी मदद केवल ऊर्जा उद्देश्यों के लिए थी। 1998 के मई महीने में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। The Indian government decided to do an overt nuclear weapons test, shortly followed by the Pakistanis, and then that this would transform South Asia into a nuclear-armed region. बाद में AQ खान ने पाकिस्तान की परमाणु जानकारी को दूसरे देशों को बेचना शुरू किया, जिसमें उत्तर कोरिया भी शामिल था, जो 2006 में दुनिया का 9वां परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया। हालांकि उसकी परमाणु यात्रा दशकों पहले शुरू हो चुकी थी। So North Korea started on a path towards nuclear technology a very long time ago, like the 1950s.
They don't seem to have had a really dedicated weapons program until maybe the 1970s, but they had a very long gestation, and they were getting assistance from the Soviet Union at times on the sort of peaceful side of the program. उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ द्वारा डाली गई नींव पर आगे काम किया और AQ खान की मदद से उसने अपनी परमाणु तकनीक को हथियारों की ओर मोड़ दिया। उत्तर कोरिया ने शुरुआत में NPT पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2003 में इससे बाहर हो गया, ये कहते हुए कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास इसकी वजह हैं। North Korea decided it didn't want the inspectors anymore, so it threw them out and then tested nuclear weapons. It probably took the North Koreans something like 50 years to get in a position by 2006 to explode a nuclear device. कुछ लोगों के लिए उत्तर कोरिया एक चेतावनी बन गया है और अब चिंता है कि ईरान भी परमाणु बम बना सकता है। Could Iran do that? Yes, probably. It would cause enormous amounts of diplomatic problems. Iran would move into a category probably very similar to North Korea. ईरान भी एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम का हिस्सा था। उसे 1967 में अमेरिका से एक परमाणु रिएक्टर मिला था और उसने अगले ही साल NPT पर हस्ताक्षर किए थे। So legally, Iran is not allowed to develop nuclear weapons. हालांकि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को अपनी परमाणु साइट्स पर आने की अनुमति दी, फिर भी अमेरिका और इसराइल ने उस पर गुप्त हथियार कार्यक्रम छिपाने का आरोप लगाया। 2002 में अमेरिकी सैटेलाइट ने अराक और नतान्ज के पास गुप्त परमाणु ठिकानों की तस्वीरें ली। बाद में पता चला कि ये एक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र था। 2009 में सैटेलाइट ने फोर्डो नामक स्थान पर एक और साइट की तस्वीरें ली। This site deepens a growing concern that Iran is refusing to live up to those international responsibilities, including specifically revealing all nuclear-related activities. But the size and configuration of this facility is inconsistent with a peaceful program. ईरान का हमेशा ये कहना रहा है कि उसने कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं की। As far as we know, Iran hasn't built a bomb, maybe hasn't even made the decision to build a bomb. Technically or technologically, there's no real reason why they can't do that. जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों ने कहा कि ईरान ने NPT के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। अगले ही दिन इसराइल ने ईरान पर कई हवाई हमले किए और कुछ समय बाद अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. लेकिन चिंता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, चिंता ये भी है कि इसके आगे क्या होगा। What we may see in the Middle East is a knock-on effect or a domino effect whereby Iran's neighbors, not only Israel, if they see Iran developing nuclear weapons, may develop a capability themselves. NPT जिसे लागू हुए अब 55 साल हो चुके हैं, उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, 5 कानूनी रूप से मान्य परमाणु संपन्न देशों से आगे परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। दूसरा, अंततः निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना। आज इन दोनों लक्ष्यों की परीक्षा हो रही है। Clearly, the commitment to disarmament has not been realized. Those 5 nuclear armed states point to the fact that stockpiles have been reduced enormously. The non-nuclear armed states point to the fact that all of those 5 are modernizing and in some cases expanding nuclear arsenals. अमेरिका और इसराइल के हमलों के कुछ ही हफ्तों बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी से सहयोग को निलंबित कर दिया, जिसका मतलब है कि अब निरीक्षक ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि ईरान NPT की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं। So the NPT remains a real figurehead of the nuclear order, incredibly successful in so many ways, but as of today it is under strain.